आज का विषय जो मैंने लिखा था उसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस के बजाय सेल्फ इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिसऑर्डर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। और फिर बाद में हम बताएंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में और शास्त्रों में कितने एडवांस लेवल के ज्ञाता लोग थे। अभी ये लेटेस्ट रिसर्च ब्रांच खुली है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिसको उन्होंने नाम दिया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि अपने स्वभावगत जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसका हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा जो इफेक्ट आती है उसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है। तो अभी देखिए कि 2021वां साल है ये मॉडर्न एरा का, 2000 साल और ऊपर 21 साल। तो इतने हजारों साल के बाद भी अभी अभी साइंटिस्ट लोगों का ध्यान गया है कि शायद कुछ नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट आती हो। तो इसके लिए उन लोगों ने शुरुआत भी की तो चूहों से की है। हाँ, आजकल तो मेडिकल साइंस हमेशा चूहों से ही हर प्रयोग की शुरुआत करते हैं। तो पहले प्रयोग में चूहों के एक समूह को लिया गया और उनको पानी में रखकर फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। शुरू में थोड़े थोड़े शॉक दिए गए तो उससे चूहे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे शौक इतना बढ़ाया गया कि वो भयभीत चूहे चले गए और बैठ गए और तैरने का भी भूल गए। फिर इन्होंने शौक इतना बढ़ा दिया कि सारे के सारे चूहे एकदम भय के मारे खत्म हो गए। तो ये एक पहला प्रयोग था। तो इसमें से उन्होंने ये डिड्यूस किया कि भय के मारे शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो सकती है और इससे शायद आदमी मर जाता है। देखिए अभी अभी ये मालूम पड़ता है। दूसरा कि दूसरे एक डॉक्टर ने प्रयोग किया था कि उन्होंने चूहों के दो ग्रुप बनाए थे। तो दोनों ग्रुप को भी इलेक्ट्रिक शॉक तो देने ही वाले थे। तो लेकिन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को ऐसे ट्रेन किया गया कि यदि आपको शॉक नहीं लेना है या शॉक नहीं खाना है तो आप उसको आपके साथ वो शॉक देने वाले मशीन के आगे एक रॉड रॉड रखा गया था। तो वो रॉड को आप दबाओगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, नहीं दबाओगे तो शॉक लगेगा। तो अभी ये देखिए ट्रेनिंग भी अपने रिसीवर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो किसी का रिसीवर ओपन होता है तो वो जल्दी ग्रास्प करता है, और किसी का रिसीवर सेमी मतलब आधा खुला होता है तो थोड़ा ही रिसीव कर सकता है, थोड़ा ही सीख सकता है। और किसी का रिसीवर बंद होता है तो वो लोग सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जो जो चूहों ने ये ट्रेनिंग बराबर समझ ली तो वो डिवाइस को दबा दिया और रॉड को दबा दिया तो उससे वो लोग बच गए। तो जब जब इस तरह से शॉक दिया जाता है हमें उस तरह से रॉड को दबा के अपने आप को सिक्योर कर लेते थे। तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई डिजीज नहीं हो रहा था। फिर जो मीडियम ग्रास्पिंग वाले थे उन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफें हुई और थोड़ी बहुत हेल्दी रहे। और तीसरे प्रकार के जो चूहे थे जो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे वो इतने भयभीत हो गए कि वो उनके सेल्स में कैंसर हो गया। अभी देखिए कि भय से कैंसर होता है और साथ में डिप्रेशन भी आया था उन चूहों को। तो इन लोगों ने ये बताया कि भय से और डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, इसमें स्ट्रेस भी होता है ना, तो तनाव से, इस तरह से इन लोगों ने ये सब चीजें निकाली है कि तनाव से, भय से, इन चीजों से ये कैंसर हो सकता है। तो अभी ये इस तरह से होता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात अभी अभी मालूम पड़ी है, जबकि आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में कब कहाँ क्या लिखा है ये अब मैं बताना चाहूंगा। आयुर्वेद तो एक्चुअली हजारों साल पुराना है। और हजारों साल पहले
सुश्रुत संहिता में ये लिखा था कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, कि उसमें पहले भले फिजिकल फैक्टर्स लिखे हैं पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन हमारे लिए महत्व की है। तो दूसरी लाइन का ही मैं बात करता हूँ कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थम इति अभिधीयते। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तीनों इक्विलिब्रियम में यानी कि बैलेंस में हो तो ही आदमी स्वस्थ माना जा सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ पर आत्मा को प्रसन्नता के मोड में ले लिया गया, क्योंकि आत्मा तो वैसे साक्षी भाव में होता है, उसको कभी कोई रोग नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन चूंकि चित्त और इंद्रियां वो बैलेंस में नहीं रहती, हमारा मन बैलेंस में नहीं रहता, इसलिए आत्मा को उसके इम्बैलेंस की वजह से बार बार शरीर धारण करने के लिए आना पड़ता है, और उसके साथ ही ये मन और चित्त भी आता है, बुद्धि भी आती है। तो ये आत्मा इस तरह से एक पिंजर के माफिक अपने आप को बंधन महसूस करता है। तो इसलिए वो बार बार, ये आत्मा का भी इसमें उल्लेख होता है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन हो। तो अभी इसके अलावा चरक संहिता में भी कहा गया है, जो मैं आपको शब्दशः बताना चाहूंगा कि चरक संहिता में क्या लिखा है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो। मैं फिर से बोलता हूँ, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो, कर्म यत् कुरुते अशुभम, कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञा पराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपणम। अभी देखिए कि यहाँ पर कितना पर, यदि ये हम पूरा समझ लेते हैं तो और कोई वर्णन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि धी धृति और स्मृति यानी कि बुद्धि, धैर्य और स्मृति यानी कि मेमोरी। तो बुद्धि हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा अप्रोच कैसा है। यदि हम किसी भी घटना को देखते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उसका विश्लेषण या एनालिसिस कैसे करते हैं। यदि हम उसका विश्लेषण पॉजिटिवली करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे पॉजिटिव आएगा। हम न्यूट्रल लेके करेंगे तो भी चलेगा कि चलो एटलीस्ट हम न्यूट्रल लेके भी तो करते हैं, तो भी बॉडी पर उसका कोई खराब प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन यदि हम नेगेटिव अप्रोच से ही देखेंगे, ये कोई भी चीज़ हम देखें, कोई भी घटना देखें, कोई भी चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसका एनालिसिस यदि हम नेगेटिवली करेंगे तो निश्चित रूप में उसका प्रभाव हमारे ऊपर नेगेटिव आएगा। क्योंकि ये बॉडी और हमारा इमोशंस, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि सब रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि ब्रेन तो एक ऑर्गन है, उसको चलाने वाला चित्त और बुद्धि है। तो इसलिए हमारा चित्त, बुद्धि और मन बैलेंस्ड होना चाहिए। और इसके बाद आता है ध्रुति। तो ध्रुति का बहुत बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। यदि हम धैर्य यानी कि पेशेंस, किसी भी बात में पेशेंस रखते हैं तो क्या फायदा होता है, और नहीं रखते हैं तो क्या नुकसान होता है। चाहे हम घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, हम यदि ओवर सेंसिटिव हैं तो हमें छोटी छोटी बात में बुरा लगेगा, और ये बार बार बुरा लगने से भी हमारे अंतड़ियों पे इफेक्ट आएगी, बार बार बुरा लगने से हमारे हार्ट पर भी इफेक्ट आएगी। ऐसे लोगों को जल्दी हाई बीपी होने की संभावना रहती है। तो ये रही घर की बात। तो ऑफिस में भी लोग क्या करते हैं कि तुरंत रिएक्ट क्या होता है कि बाह्य रूप में देखो तो रिलेशनशिप खराब होती है। तो यदि हमारे में इतनी धीरज है तो हम थोड़ा सोचे, थोड़ा वेट करें। तो जब भी हम वेट करेंगे तो ये माइंड का एक नया एवेन्यू खुल जाता है कि मैं अभी पॉजिटिवली रिएक्ट करूंगा तो मेरा रिलेशन भी बना रहेगा और मेरा काम भी होगा और मैं आगे भी बढ़ूंगा। यदि मुझे प्रमोट ही होना है तो मैं क्यों पॉजिटिवली आगे ना बढ़ूं। बाकी हर प्रकार के लोग दुनिया में होंगे ही। तो यदि मैं धैर्यवान रहूंगा तो मेरा ही फायदा है, नहीं तो मेरा ही नुकसान है। तो हम लोग कब हमारे मित्र बनते हैं, कब हमारे स्वयं के दुश्मन बनते हैं,
ये हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच बताएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को अपना मित्र ही समझता है, लेकिन उसका यदि अप्रोच नेगेटिव है तो काय का मित्र काय की बात, वो अपना दुश्मन अपने आप चुपचाप बन जाता है। और इसके बाद आता है धृति स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी का यहाँ पर क्या योगदान है? बहुत बहुत ज्यादा योगदान है। मेमोरी हमारे साथ पिछले जन्म से आती है, और पिछले जन्म का हम छोड़ भी दें तो इस जन्म में भी हम बचपन से जो देखते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, हर चीज हमारे लिए काम की होती है। चाहे वो पॉजिटिव हो तो उसमें से भी हम कुछ सीख सकते हैं, और नेगेटिव हो तो उसमें से भी हम कुछ सीख सकते हैं। हर चीज हमें कुछ सिखा कर ही जाती है। तो हमें हो सकता है कोई सज्जन हो, कोई संत महात्मा हो, कोई गुरु हो, उनसे भी हमें कोई अच्छा अनुभव सामने आया हो। तो ये मेमोरी के द्वारा समझने वाले लोग बहुत फास्ट आगे जाते हैं, और अपना कम से कम नुकसान करते हैं या नुकसान करते नहीं है। अभी मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं कि कुछ लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग अपने अनुभव से ही सीख पाते हैं, और कुछ लोग ठोकर खा के भी नहीं सीखते। तो जब इतने स्मृति का अभाव होता है तो इस तरह से हो सकता है। यदि व्यक्ति पिछली याददाश्त ताजी करता है तो उसको सबके अनुभव ध्यान में आते हैं, तो उस तरह से वो अपना नुकसान होने से अपने आप को बचा सकता है। अभी हम छांदोग्य उपनिषद का भी एक वाक्य जो बहुत ही फेमस है, तो उसमें भी लिखा है कि मन एवं कारण बंध मोक्षयो हो। हाँ, अपना मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो बंधन यानी क्या? हम जो भी नेगेटिव करते हैं, इलीगल काम करते हैं, क्रिमिनल काम करते हैं, वो सब हमारे लिए बंधन खड़े करते हैं ना। अब पृथ्वी पर देखो तो पृथ्वी में भी जुडिशियरी के द्वारा बंधन क्रिएट हो सकता है। और यदि पृथ्वी को छोड़ो तो हम अपने शरीर को भी नुकसान करते हैं, वो भी एक बंधन कारक है, वो भी एक पीड़ा कारक है। एक सेकंड। अभी हम इसके अलावा अ, चरक संहिता का एक बहुत ही अच्छा, हाँ, चरक संहिता ने माधव निदान का एक प्रिसाइज श्लोक देखेंगे कि जिससे मालूम पड़ेगा कि हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनियों को सब कुछ ज्ञात था। कि उसमें क्या लिखा है कि ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेन, ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेन, लुब्धेन रुग्दैन्य निपीडेन, प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यम अन्नम च सम्यक परिपाक पाकम इति। मतलब कि यहाँ पर भी उल्लेख है कि ईर्ष्या से रोग होते हैं, भय से रोग होते हैं, क्रोध से रोग होते हैं, और द्वेष युक्त अन्न से। देखिए, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं तो हम लोग कई बार एक दूसरे के साथ जो बातें करते हैं उसमें दूसरे के प्रति का द्वेष भी निकलता है, दूसरे के प्रति का क्रिटिसिज्म भी निकलता है। तो क्या हमें वही समय मिलता है कि हम जब अन्न ग्रहण करते हैं या पानी ग्रहण करते हैं तब भी क्या हम चुप नहीं रह सकते? तभी क्या हम ओम ओम नहीं बोल सकते? तभी क्या हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते? तो इसके प्रति भी हमारा ध्यान होना चाहिए, वरना इसे भी हमें रोग होते हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं कि मेरे मेडिकल प्रैक्टिस का ही कुछ अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। कि कुछ साल पहले मेरे पास एक लड़की पेशेंट बन के आई थी। तो उसको क्या हुआ था कि उसे एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था। तो एक्सीडेंट देखने के बाद उसको ऐसा आघात लगा था कि उसका खाना पीना बंद हो गया था। अभी देखे कि वो पहले मॉडर्न डॉक्टर के पास गई, वहां पर उससे कुछ चिकित्सा की तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर वो हॉस्पिटल में गई, वहां पर भी साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में गई, वहां पर 2 महीने तक उसने ट्रीटमेंट ली, तो भी कोई प्रभाव नहीं आया। आखिर में जो उसका भाई जिसको माइग्रेन था वो मेरे पास आया था, और वो ठीक हो गया था, तो वो उसको लेके आया। तो मैंने जब हिस्ट्री समझी कि उसने एक्सीडेंट देखने के बाद उसको जो आघात लगा और जो
भय लगा, उसकी वजह से उसका खाना पीना बंद हो गया है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन मैं जानता हूँ कि जो शरीर का मन के या मन और शरीर के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको दूर कर सकती है। तो मैं उस तरह की दवाइयाँ उसको दी। तो अब मानो नहीं मानो, तीसरे दिन से उसका थोड़ा थोड़ा खाना पीना चालू हो गया, और सातवें दिन में वो संपूर्ण रूप से निरोग हो गई और सब कुछ खाने पीने का चालू हो गया। तो ये एक प्रूव हो रहा है कि आघात से और भय से शरीर पर किस तरह से इफेक्ट आता है। दूसरे दूसरा भी एक एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री ओनर है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित था। तो वो कभी कभी वायलेंट हो जाता था, कभी कभी बहुत ही डिप्रेस हो जाता था, और कभी कभी वो शांत हो जाता था। तो वो काफी सालों से एलोपैथिक दवाइयाँ ले ही रहा था, और इनफैक्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ भी करीब 7-8 साल से ले रहा था। फिर भी खास कुछ फायदा नहीं था। तो आखिर में किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए थे, तो मैंने भी उनको उनकी हिस्ट्री समझ के उसके अनुकूल दवाइयाँ दी। तो वो, आप नहीं मानोगे, करीब करीब 3 महीनों में कम्प्लीटली और परमानेंटली ठीक हो गए। तो इसी तरह से एक और भी लेडी पेशेंट आई थी मेरे पास, कि जिसका हस्बैंड बोलता था कि ये अभी 45 साल की हो गई, अभी तक वो संपूर्ण स्वस्थ थी। तो अचानक उसको क्या हो गया कि रात रात भर वो चिल्लाती है, चीखती है। आसपास के पड़ोसी लोग भी आके पूछते हैं कि आप क्या उसको मारते हो क्या? उसको क्या हो क्या गया है? तो वो बेचारा घबरा गया था, अभी करे तो क्या करें। तो उसको भी मैंने किसी रोग से ठीक किया था, तो वो मेरे पास लेके आया। तो उनकी भी हिस्ट्री जान के मैंने उसको उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की दवाई दी। तो वो भी 1 महीने में ही ठीक हो गए। तो ये प्रूवन है कि साइकोसोमेटिक डिजीज भी होते हैं, और साइकोसोमेटिक रेमेडीज भी होती है, और उससे लोग कंप्लीटली ठीक भी हो जाते हैं। अभी मैं कुछ और बताऊंगा कि जो हमारे स्वभाव में क्या क्या होता है, उससे क्या क्या तकलीफें हो सकती है। तो होते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो ये ओवर डिसिप्लिन जो लोग होते हैं, उनको, उनका वायु, कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा वो स्टिफनेस आती है तो गला पकड़ लेता है, मतलब कि नेक नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। और कभी कभी लोग जरूरत से ज्यादा हठी हो जाते हैं। तो हठी होने से भी वायु कहीं ना कहीं निबद्ध हो जाता है, तो वो कमर में पकड़ लेता है। तो कमर के लिए फिर क्या बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। इस तरह से वायु तो समग्र शरीर में होता ही है। तो आदमी जब भी कहीं भी अटक जाता है, कहीं भी स्टिफनेस में आ जाता है, तो उसे वो वायु वहाँ का एकदम निबद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो वहाँ पर ब्लॉक खड़ा हो जाता है, वहाँ पर से सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो वो फिर वहाँ पर आर्थराइटिस वगैरह भी हो सकते हैं। आर्थराइटिस होने के और भी कई कारण हैं आहार विहार के, लेकिन ये भी एक मानसिक कारण भी है कि जिसकी वजह से हमारी नसें तन जाती है, तो वहाँ पर दर्द होता है। तो जब तक ये नसों का तनाव दूर नहीं किया जाता, तब तक आर्थराइटिस भी ठीक नहीं हो सकता। ये भी एक कारण है। और जब कुछ लोग जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं तो क्या होता है, क्रोध करने से और ईर्ष्या करने से एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, कोलाइटिस हो सकता है। क्योंकि जब भी हम क्रोध करते हैं तो अंडर करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अफेक्ट अवर बॉडी एंड नर्व्स। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि अंडर करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हमारी ऑरा बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, हमारे ब्रेन से भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रवाहित होते हैं, जो पूरी नर्वस सिस्टम में सिर से पैर तक, पैर के अंगूठे तक प्रवाहित होते रहते हैं। तो इसीलिए इस तरह से ये इफेक्ट आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो। तो ये कोई उपदेश नहीं है, ये हमारे लिए कोई उपदेश की बात नहीं है, ये स्वयं की खुशी की बात है, स्वयं के फायदे की बात है, स्वयं की हानि की बात है। ये जो आदमी समझता है वो अपना ही शत्रु नहीं बनता, और अपना नुकसान खुद ही बचा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जो लोग हमेशा हेट्रेटनेस में रहते हैं, यानी कि धिक्कार, तिरस्कार, दुश्मनी। यदि आप सतत किसी के बारे में दुश्मनी रखते रहोगे,
चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, यदि कंटिन्यूअसली आपके मन में नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आते रहेंगे, तो अब दूसरों के दुश्मन भले बाह्य रूप में बनते होंगे, और वो बाह्य दुश्मन आपका कभी नुकसान भी कर सकता है। मान लो वो नहीं भी कर सकता है तो क्या हुआ, आप अपने स्वयं के दुश्मन खुद बन जाओगे, और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, और उसमें फाइनली ये भी देखा गया है कि कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो बिटरनेस, हेट्रेडनेस और इस प्रकार के टर्मिनल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, वरना हमें वो टर्मिनल इलनेसेस हो सकती है। और एक और भी चीज़ पाई गई है, साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जो लोग बहुत इरिटेटेड रहते हैं, कभी कभी एम्प्लॉयज लोगों को बॉस के प्रति बहुत इरिटेशन होता है। हो सकता है कि किसी के बॉस अच्छे हो, किसी के बॉस अच्छे नहीं भी हो, बहुत तकलीफ भी देते हो, गालियां भी देते होंगे। तो कई एम्प्लॉयज को ये महसूस होता है कि उनके अंदर बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही चिढ़ है। तो ये चिढ़ रखने के बजाय न्यूट्रल होना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल रहने से एटलीस्ट हम हमारे अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम वैसे भी पैसा कमाने के बाद तंदुरुस्त रहेंगे तो ही खुश रहेंगे ना। लेकिन यदि पैसा कमाते कमाते हमारी हमारा मन खराब होता है, तो हमारी तंदुरुस्ती भी खराब होगी। तो उसका फायदा के बदले नुकसान ज्यादा है। तो ये भी पाया गया है कि जो लोग ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं उनको स्किन डिजीज होते हैं, स्किन में इरिटेशन होता है। सिंपल है, 1+1=2। कि आप अंदर से इरिटेटेड रहोगे तो इरिटेशन बाहर भी आएगा ना। तो वो लोग को रैशेज भी होते हैं, सोरियासिस तक होता है। सोरियासिस में क्या होता है कि स्किन के फ्लेक्स होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं, मरने लगते हैं। तो क्या इस हद तक आदमी इरिटेशन में रहता है? दिस इज टू मच। तो अभी एक और बात, कि कभी कभी ये बोला जाता है कि यदि ये हमारे स्वभाव से ये होता है, तो कभी कभी नए जन्मे हुए बच्चे को भी कैंसर हुआ होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है? यह भी एक अच्छी बात है, अच्छा सवाल है, कि कभी कभी नए जन्मे हुए बच्चे को भी कैंसर पाया गया है। तो ये क्यों होता है? कि अध्यात्म के हिसाब से देखो या अपने शास्त्रों के हिसाब से देखो, तो हमारे पूर्व जन्म में भी हमारा स्वभाव किसी न किसी प्रकार का तो रहा होगा ना। तो उसमें यदि हमने जरूरत से ज्यादा बिटरनेस रखी होगी, जरूरत से ज्यादा कड़वापन रखा होगा, या किसी को ज्यादा तिरस्कार किया होगा, तो हो सकता है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ हो। जब कोई भी स्वभाव कैरी फॉरवर्ड होता है तो जन्म से रोग हो सकता है। अभी ऐसे केसेस में माँ बाप के जिस भी देखे गए होते हैं, तो वो तो काफी तंदुरुस्त होते हैं। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थियरी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास भी ऐसे पेरेंट्स आए हैं कि जो 9 साल के एक बच्चे को लेके आए थे, जिसको सारे बॉडी में गांठें थी, कैंसर की गांठें थी। वो लोग ने टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी दिलवाई थी, लेकिन फिर भी 1% का फर्क नहीं था। तो ये साइंस भी सोच रहा है कि ये कैंसर होता है तो क्यों होता है। आज तक साइंस को ये नहीं समझ में आया कि कैंसर एग्जैक्टली किस वजह से होता है। तो ये एक कारण की संभावना अभी वो लोग को समझ में आ रही है कि कहीं अपने स्वभाव से तो ये नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारे शास्त्रों में जो जहाँ जहाँ जो भी लिखा है, मैंने अभी आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार का स्वभाव हो, चाहे वो जरूरत से ज्यादा कामना वासना हो, तो उसे भी रोग होते हैं। जरूरत से ज्यादा एम्बिशन हो तो उससे भी रोग होते हैं। तो अभी जरूरत से ज्यादा एम्बिशन की बात निकली है, तो ये बताओ कि हम लोग जिंदगी भर एम्बिशन को पूरी करने के लिए कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं। लेकिन कमाने के बाद मान लो आप करोड़पति भी हो गए, लेकिन करोड़पति होते होते यदि आपको डायबिटीज हो गया, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या ऐसा कोई ना कोई डिजीज हो गया, तो फिर वो करोड़ रुपये को आप क्या पाओगे? मतलब क्या उससे आनंद प्राप्त करोगे? तो ये ओवर एम्बिशन भी नहीं होनी चाहिए। हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। यदि बैलेंस में होगी तो ही हम जो भी पैसा भी कमाएंगे उसका भी आनंद ले पाएंगे, वरना वो भी नहीं ले पाएंगे। और जहाँ तक ये इम्यूनोलॉजिकल मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज की बात होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के कई रोग होते हैं। तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम का भी एक रोग है। ये तो इनक्योरेबल माना गया है एलोपैथी में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में धीरे धीरे करके संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग स्लो हो जाते हैं और बराबर काम नहीं करते हैं।
और इसके बारे में भी वैज्ञानिक लोग अभी तक सोच रहे हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को अभी तक पूरा समझ में नहीं आता है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी तो मतलब कि वंशानुगत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूर्वज को भी किसी न किसी प्रकार का जो ऐसा स्वभाव था जो उनके जीन्स में प्रविष्ट हो गया, वो उनके बच्चों में प्रविष्ट हो गया। तो देखिए कितना डेंजरस है कि यदि हमारे पूर्वज ऐसा हो सकते हैं तो हम भी ऐसे हो सकते हैं ना। तो हम हमारा स्वभाव अभी सुधारेंगे तो हो सकता है हमारे बच्चों पर उसका इफेक्ट ना आए। यदि हम भी ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर तो नेचुरली जीन्स पे वो जाएगा तो हमारे बच्चों पर भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो ये बहुत बारीक चीज है कि हम मधुर हो जाए, प्रेममय हो जाए। तो इसके ऊपर आज आप लोगों के लिए ऊपर वाले रचनाकार ने मेरे से एक रचना करवाई है। हाँ जी, मैं सत्य बताऊं कि आज आप लोगों के लिए एक नई रचना क्रिएट हुई है। तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बाद में आप लोग चाहे तो उसको रिपीट कर सकते हो या फिर आप मुझे सिर्फ सुन लीजिए। तो मैंने इसको टाइटल दिया है मधुकणिका। तो मधुकणिका गुरुजी के चार वाक्य मैंने लिखे हैं। हाँ जी। गुरुजी हाँ जी मैंने बोलिए। अभी, हाँ, एक मेरे फ्रेंड है, उनको वो डायबिटीज हुए। तो ये जब भी वो टेंशन होता है तो विदाउट वो फूड खाने पीने में बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शूटअप हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। हाँ सही है। हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। हाँ, डायबिटीज और टेंशन में भी कोरिलेशन है क्या? क्योंकि खाने पीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं पर बहुत ज्यादा शूटअप हो जाता है व्हेन दे आर इन टेंशन। इट इज 1000% ट्रू कि मेरे पास भी ऐसे पेशेंट बहुत बार आते हैं कि जिनका डायबिटीज 500 600 तक गया हो, किसी का तो 700 तक भी गया था। तो उन लोगों को पहले हॉस्पिटलाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग कंट्रोल में लाते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस शूटअप होता है। तो जब उनकी मैं स्टोरी सुनता हूँ तो मालूम पड़ता है कि जब जब उनके फैमिली में टेंशन बढ़ जाता है या डिप्रेशन बढ़ जाता है तो हर बार उनका डायबिटीज शूटअप होता है। तो ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सुनने वालों को भी ये समझ में आएगा कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। यदि टेंशन फ्री होना है तो किसी न किसी गुरु के शरण में जाकर भी हम ये सॉल्यूशन पे आ सकते हैं कि हमें किस तरह से तनाव रहित रहना है। तनाव से मुक्त होने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसीलिए आज के तारीख में गुरुकुल की जरूरत है। आज के एजुकेशनल सिस्टम में बाकी सब सिखाया जाता है, बाकी सब सिखाया जाता है। सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता है कि हम जीवन कैसे जिए बिना चिंता के, बिना क्रोध के, बिना वासना के, बिना तनाव के। तो इस तरह से आपकी बात 100% सही है। और कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है। यदि और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं मधुकणिका के उल्लेख करता हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए क्रिएट किया है कि मधुकणिका की शुरुआत करता हूँ कि विचारम मधुरम, चिंतनम मधुरम, विचारम मधुरम, चिंतनम मधुरम, मननम मधुरम, आचारम मधुरम, मननम मधुरम, आचारम मधुरम, वाणीम मधुरम, हृदयम मधुरम, वाणीम मधुरम, हृदयम मधुरम, स्वयं मधुरम, सर्वम मधुरम, स्वयं मधुरम, स्वयं सर्वम मधुरम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ब्यूटीफुल, गुरुजी सच लवली। में बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने उसके इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग्स और ह्यूमन बॉडी सुना। हाँ, कोई पूछ रहा है, बोलो। हाँ जी बोलिए। कौन है? आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। चंदन जी, हाँ। हाँ बहुत अच्छा बोले, अच्छा धन्यवाद। तो जैसे अध्यात्म में ये सेवा चलती है तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। तो एक कपल हमारे पास आता था, हस्बैंड बहुत ही अच्छा, बट उसको पता नहीं कोई कर्म का हिसाब के इतना एजुकेशन होने के बावजूद उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी।
और कहीं पे भी वो जॉब के लिए अप्लाई करता था उसको सैलरी पैकेज कम ही मिलता था। तो वाइफ इतनी डिप्रेशन में रहती थी कि उसको वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करती रहती थी कि उसके पास पैसा कम है। तो वेरी यंग एज में उसको हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी इतना शूटअप होता था, फिर चेस्ट पेन वगैरह प्रॉब्लम चालू हो गया था, क्योंकि उसके अंदर वो सप्रेस्ड इमोशन था पर वो कन्फेस करने को तैयार नहीं थी। कभी भी अंदर सप्रेस्ड इमोशन हो, अध्यात्म कहता है उसको कैथारसिस करो। बेसिकली अध्यात्म वर्क्स ऑन फीलिंग पैटर्न, दैट इज भाव जगत। ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, हर एक को अपनी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके वो अल्टीमेटली ब्लिस, टोटल ब्लिस तब मिलती है जब आप मन से शांत हो, शरीर से स्वस्थ हो, या तो शारीरिक कष्ट को भी आप एक आनंद से अपना भोग लेके समझ के स्वीकार कर लेते हो। तो वो लेडी के अंदर इतना डिप्रेशन था कि आखिर में वो तो सेवा भी फिजिकली करती थी, पर उसका मन हमेशा दूसरों की बातों में रहता था कि वो क्या प्राप्ति कर रहे, या उसको जेलसी आती थी। तो आखिर में हस्बैंड और बेटे को भी अपने साथ खींच के लेके गई और रुकावट पैदा करती है। उसका एडवर्स एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये किया वो किया, और वो डिप्रेशन में जाते हैं। बुद्ध का पितराई भाई देवदत्त ने कितने प्रपंच किए, आप उसकी स्टोरी पढ़ो, फिर भी वो बुद्ध बने। यीशु यीशु क्रिस्त का प्रिय शिष्य जुडास ने चीटिंग की कि उनको वध स्तंभ पे जाना पड़ा। तो अपने ही प्रिय कभी चीटिंग करते हैं तो होता है, फिर भी ये लोग महान लोग उनको फॉरगिव करके आगे निकल जाते हैं। तो बेस्ट है कि अपना भाग्य में जो मुझे मिल रहा है मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। बॉस मिला मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिला, जो भी रिश्तेदार मिले प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिले, तो क्यों ना मैं उसको क्रॉस करके आगे निकल जाऊं। मैंने अभी एक सच्ची स्टोरी पढ़ी, चांदनी खान नाम की लड़की है, इतनी गरीब झोपड़पट्टी में पैदा हुई, और 2 साल थी तभी उसके पिताजी गुजर गए। और बेचारी इतनी गरीब के कोई बाजू में मैजिक शो करने वाला रहता था, वो उसको साथ ले जाता था, थोड़ा बहुत मैजिक शो करके उसको दिन के 20-30 रुपया मिलते थे, उसमें उसको गुजारा करना था। तो सुबह उठ के फिर वो कचरे के डब्बे में से वो कागज और प्लास्टिक बॉटल वगैरह चुनना करती थी। 9 साल तक उसको तो एजुकेशन नहीं मिला। फिर कोई बंधे कदम नाम के एनजीओ ने गरीब बच्चों के लिए नाइट स्कूल चालू की, तो उसको हाथ में पेन पकड़ना सिखाया और उसने सीखा, और सीखने के बाद उसको एहसास हुआ कि एजुकेशन लेने से वो ये तकलीफ से बाहर निकल जाएगी। तो डिप्रेशन में जाने के बजाय उसने इतना एजुकेशन लिया कि वो जो टैबलॉइड बालक नामा नाम का टैबलॉइड निकलने लगा जो स्लम चिल्ड्रन के बारे में लिखता था, उसकी वो एडिटर बनी। बाद में उसने एहसास किया कि ये एनजीओ सिर्फ 18 इयर्स अबव का प्रॉब्लम सुनती है, मेरे को तो छोटे बच्चों का भी प्रॉब्लम सुनना है, तो उसने अपना एनजीओ स्थापा। तो उसकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आए, उससे डिप्रेशन में जाने के बजाय, दूसरों की कंपैरिजन करने के बजाय, उसने अपनी प्रॉब्लम को स्ट्रेंथ बना दिया। तो कहने का मतलब है कि ये आपने फिजिकल लेवल की बात सुनी, आयुर्वेदिक रेमेडीज वगैरह की बात सुनी। आध्यात्म कहता है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम आती है तुम उसको क्रॉस कर जाओ, तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। और गुरु तुम्हें उसमें सहयोग देता है, जल पिला के तुम्हारे अंदर की सफाई करने की कोशिश करते हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं भी मेहनत करके आगे निकलो तो फिर बात बनती है। इसीलिए डॉक्टर लुइस है जो फेमस साइकियाट्रिस्ट हो गई, साइको हीलिंग करती थी फॉरेन में। आई थिंक शी लिव्ड वेरी लॉन्ग इयर्स, 92 और 93 इयर्स। तो उसने अलग अलग फीलिंग को अलग अलग डिसीज के साथ कोरिलेट किया। उसका रिसर्च था कि जिसको फियर ऑफ ओल्ड एज है और बहुत डर लगता है, उनको स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है,
जो ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट, जिसको मतलब ऐसा लगता है कि तिरस्कृत की भावना है कि मेरा ये पर्टिकुलर फैमिली मेंबर मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और मेरा तिरस्कार कर रहा है, तो घृणा की भावना जागृत होती है, म्यूचुअल वो भावना जागृत होती है, तो कैंसर होता है। किसी इम्पेशंस और एग्रेसिवनेस के। तो उसने क्या सॉल्यूशन दिया कि पहले आप वो अपने क्लासेस में लोगों के प्रॉब्लम सुन के उनकी फीलिंग को एनालिसिस करके उनको समझाती थी कि आपके अंदर ये फीलिंग है। फिर लोगों को एहसास, बहुत लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो कौन सी फीलिंग इमोशनल ब्लॉक से ग्रसित है। तो वो एहसास कराने के बाद काउंटर फीलिंग का ऑटो सजेशन देती थी कि मेरे अंदर अगर ये नेगेटिव फीलिंग से ये प्रॉब्लम हुआ है तो ऑटो सजेशन से आप पॉजिटिव फीलिंग उसकी क्रिएट करो और फिर उसको नलीफाई करने की कोशिश करो, तो वो काफी हद तक कामयाब हुई। तो आध्यात्म यही कहता है कि अपनी फीलिंग पैटर्न को पहचानो, अपने नेगेटिव इमोशंस को पहचानो और ऑटो सजेशन से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। कभी कभी जो लोग स्पेशली घृणा करते हैं या किसी को डिसलाइक करते हैं, तो क्या होता है कि वो जाने अनजाने उसका अपमान करते हैं। तो फिर आप कितनी भी पूजा पाठ करो, उसके अंदर के देवी देवता आपसे रुष्ट होते हैं कि आपने उसका अपमान किया। तो आपके अंग में भी जो आपके शरीर में वो देवी देवता होते हैं वो भी नाराज रहते हैं कि आपने पर्टिकुलर का उसका अपमान किया। तो ये म्यूचुअल रिलेशन से क्या होता है, उसको आदि देविक भोग बोलते हैं कि आदि देविक आध्यात्मिक के उससे वो पर्टिकुलर अंग का डिसीज होता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि हम ग्रेट लोगों का जीवन चरित्र पढ़ के उनसे सीखे कि उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही थी। उनको भी ऐसे ही रिश्तेदार मिले, ऐसे ही चीटर फ्रेंड मिले, सब कुछ उनके साथ वही हुआ जो हमारे साथ होता है। फिर भी वो लोग बिना इफेक्ट लिए खुद आगे बढ़ते गए, तो हमें भी आगे ही बढ़ना है। ये है उसका आध्यात्मिक एंगल। और कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो आगे का क्वेश्चन लेते हैं।